बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। हर लोकसभा क्षेत्र में बनाया जाएगा संयोजक मंडल ही तय करेगा रणनीति और टिकटों का बंटवारा भी। पीएम मोदी 21 जून को यूएन सचिवालय में करेंगे पीएम मोदी 21 जून को करेंगे योग सत्र की शुरुआत। और भारत में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी चाप ने दी जानकारी। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री भारत मोदी एक प्रश्न डॉक्यूमेंट्री की 20 जून को होगी स्क्रीनिंग। लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने 15 जून को उत्तरकाशी के पुरोला में किया है महापंचायत का ऐलान। महापंचायत को लेकर पहाड़ में सियासी गर्व। सांसद के खिलाफ 2 महिला पहलवानों ने पुलिस को सौंपी ऑडियो सबूत। दिल्ली पुलिस कोर्ट में 15 जून के आसपास कर सकती है आरोप पत्र दाखिल। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय से पहले शुरू हुई तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को ले सकता है विकराल रूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर राजधानी में अपराधियों को नहीं पुलिस का कोई खौफ। ठक गैंग की लगातार दे रहा घटनाओं को अंजाम। ठक गैंग ने 25 लाख रुपए की लूट की है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में इस गैंग के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 25 लाख रुपए की लूट की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 25 लाख रुपए की लूट की गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लूट हुई है और राजधानी में अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो राजधानी में पुलिस को कोई भी खौफ नजर नहीं आता है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ठक गैंग की ओर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लूट की वारदात हुई है। आम जानकारी आपको हम बता दें और राजधानी में अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। तो राजधानी में अपराधियों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आता और जिसके चलते यहाँ पर बड़े बड़े अपराधी जो हैं वो बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। गैंग यहाँ पर एक्टिव हो गया है। ठक गैंग की लगातार घटनाओं को अंजाम देने की खबरें सामने आ रही हैं और दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी इन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात हुई जिसमें 25 लाख रुपए इन्होंने लूटे हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लूट की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, राजधानी में अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है। तो राजधानी में अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं। ठक गैंग लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं और ठक गैंग ने 25 लाख रुपए की लूट की है। तो ठक गैंग की ओर से 25 लाख रुपए की लूट की गई है। कुलदीप भरत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। कुलदीप, राजधानी दिल्ली में अगर अपराधी पुलिस से नहीं डरेंगे तो भला क्या हश्र होगा, क्योंकि लगातार एक गैंग एक्टिव है जो लूट की वारदात को अंजाम दे रहा है। ठक गैंग बताया जाता है। लगातार दिल्ली के अंदर आए दिन ये लूट की वारदातें हो रही है, जिसमें कई प्रकार के गैंग जो दिल्ली के अंदर सक्रिय है। यदि बीते कुछ दिन की बात करें तो टक्करबाज गैंग का भी भारी जिला पुलिस ने उसका खुलासा किया था, जिसमें वो टक्कर मारकर किसी भी गाड़ी वाले को टक्कर मारकर उसको बातों में उलझाकर उससे लूटपाट कर देते हैं। ऐसी एक टक्कर गैंग जो जब सड़कों पर गाड़ी चलती है तो पीछे गाड़ी को बजाया जाता है तो उसको आगे रोक के कहा जाता है कि आपकी गाड़ी से ऑयल निकल रहा है। जैसे ही गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी के पीछे जाके देखता है, तुरंत गाड़ी से उसका बैग या कोई भी चीज है उसको लूट कर फरार हो जाता है। और यहाँ तक कि अपराधी जब कोई विरोध करता है तो उसको मारने से भी नहीं चूकते हुए हथियारों के बल पर या पिस्टल और चाकू के नोक पर उनको लूट लेते हैं। फिलहाल इस तरह की जितनी ज्यादा से ज्यादा वारदातें दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरफ से गैंग, टक्करबाज गैंग, गड्डीबाज गैंग, कई तरह के गैंग सक्रिय है। अभी बात करें प्रसाद नगर तो वहां भी अभी कुछ दिन पहले एक जो फाइनेंशियल कंपनी थी उससे 50 लाख रुपए लूटे गए, जिसको सरेआम लूटा गया। देखा उसको 2 व्यक्ति जो फाइनेंस कंपनी के अंदर काम करते थे, अपना पैसा लेके जा रहे थे कंपनी का, और तभी 2 लोग आते हैं, पिस्टल की नोक पर 50 लाख लूट कर फरार हो जाते हैं। इस तरह की आए दिन वारदातें दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और जिसके अंदर जो अपराधी है उनके भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अभी
और बीते अगर 15 दिन की बात करूं तब भी राजधानी के भारी दिल्ली के रानी बाग इलाके के अंदर 15 लाख रुपए की लूट हुई थी। और जिसमें जो आरोपी था वो सरेआम आउटर रिंग रोड के ऊपर पिस्टल लहराता हुआ घूम रहा था, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ा और पुलिस कर्मी को कमिश्नर ने संज्ञान में लिया और उसको रिवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन इस तरह की वारदातें जो लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं जी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर पुलिस अपना इकबाल इन बदमाशों में, अपराधियों में कायम कर पाने में नाकामयाब क्यों नजर आ रही है? कहां पर गलतियां हो रही हैं? देखिए, अगर हम बात करें मोस्टली गैंगस्टर जो है पिछले 5-6 महीने के अंदर 500 से ज्यादा गैंगस्टरों को दिल्ली पुलिस ने उनकी कमर तोड़ी और उनको अरेस्ट किया। लेकिन जो बाहर से अंदर बैठे हुए जो तिहाड़ से और कई बड़ी जेलों से गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके लोग इन वारदातों को अंजाम देते हैं, वारदातों इनके जो नाबालिग बच्चे हैं जिनको गैंग के अंदर शामिल किया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि अगर तुम किसी की हत्या भी कर देते हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, पुलिस कुछ नहीं कहेगी, तुम्हें एक बाल सुधार गृह भेजा जाएगा और 1-2 महीने में तुम बाहर आ जाओगे। तो इसी तरह के जो मानसिक उनके अंदर बैठा दी गई है कि आप लोगों का कुछ नहीं होगा, आप नाबालिग है, पुलिस आपको मार नहीं सकती। तो आजकल जितना भी क्राइम लेवल जो बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर ज्यादातर देखा होगा नाबालिग बच्चों का नाम आता है, तमाम जितनी वारदातें नाबालिगों से ये शूट आउट कराते हैं, पुलिस से रंगदारी की कॉल करवाते हैं और रंगदारी ना देने पर उसी व्यक्ति के घर पे गोली चलाई दी जाती है। ये इस चीज को लेकर दिल्ली पुलिस और जो बाल अधिकार आयोग है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए, जिसमें जो कहीं ना कहीं इसमें कंसल्टेंसी की जरूरत है। जो जवान बच्चे हैं स्कूलों के अंदर और उनको विशेष कंसल्टेंसी देनी जानी चाहिए और कोई क्लास लेनी चाहिए, उनको मनोरोग्य विशेषज्ञ से उनको उनका जो ये अपराध की तरफ जो सम्मिलित होते जा रहे हैं बच्चे, उनको कहीं ना कहीं इनका सुझाव देकर उनको इससे दूर करना चाहिए। वैसे भी दिल्ली पुलिस कई तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करा रही है, जिसके अंदर जो टीनेजर बच्चे हैं उनको कई तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं, जिससे बच्चों का जो अपराध की दुनिया की तरफ कदम कम रखे। और जो जेल से फिलहाल अभी जितने अपराधी आए, ज्यादातर जो नाबालिग है, उनके लिए भी दिल्ली पुलिस के कई थानों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए इंतजार है कि आखिर जब राजधानी में इस तरीके के अपराधी बेखौफ होकर अंजाम देंगे तो भला पुलिस पर किस तरीके से सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन कुलदीप, क्या सब अब दिल्ली के उच्च अधिकारियों की नजर है? क्योंकि सीलमपुर में जिस तरीके से 25 लाख की लूट की इन्होंने वारदात को अंजाम दे डाला है, क्या लगता है सबके बाद क्या अब पुलिस वालों की आंखें खुलेंगी और इन अपराधियों पर नकेल कसने का काम शुरू किया जाएगा? देखिए, जो सीसीटीवी की वारदात में जो कैद हुई और जो लोकल इंटेलिजेंस और मुखबरी नेटवर्क को तैनात कर दिया गया, सक्रिय कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने वहां से जो डंप डाटा इकट्ठा किया, जिसके आसपास वारदात की लोकेशन पर उस समय कितने मोबाइल एक्टिव थे, उनकी जांच चल रही है। क्योंकि जिस तरह इस लूट का अंजाम दिया गया, सरेराम एक रोड के ऊपर दिन दिहाड़े इस तरह की लूट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस समय काफी सक्रिय है। इस अपराध को लेकर क्राइम टीम, स्पेशल स्टाफ की टीम, सभी को तैनात कर दिया गया। पुलिस का यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इस लूट की वारदात को सुलझा लिया जाएगा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ठक-ठक गैंग ने 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस यहां तब तक खाली है। ठक-ठक गैंग ने 25 लाख रुपए की लूट की है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। राजधानी दिल्ली में अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है, पुलिस का इस्तेकबाल नजर नहीं आता है, जिसके चलते लगातार अपराधी बेखौफ होकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ठक-ठक गैंग ने 25 लाख रुपए की लूट की है। 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है गैंग की ओर से और दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, राजधानी में अपराधियों को खौफ नहीं नजर आता है पुलिस का। राजधानी में अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। और यह आम खबर आपको बता देते हैं, ठक-ठक गैंग ने 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और राजधानी में अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। ठक-ठक गैंग की लगातार घटनाओं को अंजाम दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ठक-ठक गैंग ने 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लूट की वारदात हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। राजधानी में अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ठक-ठक गैंग लगातार इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। फिलहाल बड़ी घटना दिल्ली के सीलमपुर इलाके से सामने आई है, जहां पर साफ तौर पर 25 लाख रुपए की लूट हुई है और सीलमपुर इलाके में 25 लाख की लूट की गई है।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और राजधानी में अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ठक-ठक गैंग की 25 लाख रुपए की लूट हुई है। ठक गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, और पुलिस का कोई भी खौफ इन लोगों में नजर नहीं आ रहा है। और अगली बड़ी खबर बांदा से आपको हम बताते हैं, जहां पर धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। पिता देशराज पर बेटे और बहू की हत्या करने का शक है। घटना के बाद से पिता देशराज घर से फरार हो गया है। घटना नरैनी कोतवाली के मानपुर गांव की बताई जाती है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बेटे और बहू की हत्या का शक पिता पर ही जा रहा है और पिता अब तक फरार है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है। पिता देशराज पर बेटे और बहू की हत्या का शक जताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, घटना के बाद से ही पिता फरार। और घटना नरैनी कोतवाली के गांव मानपुर की है। धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम हत्या की गई है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर, पिता देशराज पर बेटे और बहू की हत्या का शक जताया गया है। तो पिता देशराज पर बेटे और बहू की हत्या का शक, घटना के बाद से पिता देशराज घर से फरार था। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। घटना नरैनी कोतवाली के मानपुर गांव की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बांदा से खबर है। धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है। पिता देशराज पर बेटे और बहू की हत्या का शक जताया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, घटना के बाद से ही पिता देशराज घर से अब तक फरार बताया जा रहा है। और घटना नरैनी कोतवाली के मानपुर गांव की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, घटना नरैनी कोतवाली के मानपुर गांव की। धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। चौकी इंचार्ज कहाँ है? बुला दो चौकी इंचार्ज। सुबह सूचना मिली कि थाना नरैनी के ग्राम बरसड़ा मानपुर में एक व्यक्ति ने अपने बेटे और अपनी बहू दोनों की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए हैं। हमारे साथ यहाँ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी है। सीन ऑफ क्राइम को हम लोगों ने देखा, दोनों अलग अलग जगहों पर दोनों बॉडियाँ पड़ी हैं। और अभी जो देख के लग रहा है कि सोते समय ही उन पर वार किया गया है धारदार हथियार से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और पंकज त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, बांदा में धारदार हथियार से पति पत्नी की हत्या हुई, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात इस पूरे मामले में यह है कि एक पिता पर ही अपने बेटे और बहू की हत्या का आरोप लग रहा है। वजह क्या थी भला? आखिर क्यों एक पिता ने अपने बेटे और बहू को मौत के घाट उतारा? जी, मैं आपको बता दूं कि ये नरैनी कोतवाली अंतर्गत बरसड़ा मानपुर की पूरी घटना है। देर रात की घटना हुई, जहां संदिग्ध की परिस्थितियों में धारदार हथियार से पति और पत्नी की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद मौके से पिता घर से फरार है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर पिता घर से फरार है तो शक तो उसी पे जाएगा। इसके बाद जब घर के लोग सुबह उठे तो उठने के बाद उनको जानकारी हुई कि ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ, दल बल के साथ वहां मौजूद हुई। जी बिल्कुल, लेकिन क्या परिजनों ने कुछ कहा है कि आखिर क्या कोई विवाद चल रहा था सबके बीच परिवार में? क्या अन्य परिजनों ने यहाँ पर कुछ पूरे मामले पर कोई टिप्पणी की है? क्योंकि ये बेहद हैरान कर देने वाली घटना है पंकज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक पूरे दल बल के साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंचे, तो पूरी घटना को लेकर क्लियर किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। पर वहां अभी तक कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं, और न किसी को अभी तक कोई जानकारी हुई है। जी, क्या आस पड़ोस के लोगों ने इस सब पर कुछ कहा है कि क्या दोनों के बीच, बेटे बहू और पिता के बीच विवाद रहता था? क्या किसी चीज को लेकर अनबन रहती थी जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि जैसा ही वहाँ पूरे पुलिस बल के साथ पूरा डॉग स्क्वाड भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमने लोगों से जानकारी करने की कोशिश भी की, पर वहाँ कुछ लोग बोलने को अभी तैयार नहीं है। जी
जी शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर साफ तौर पर घटना के बाद से पता देशराज घर से फरार बताया जा रहा है और कोतवाली मानपुर गांव की ये पूरी घटना बताई गई है, जहां पर घटना नरैनी कोतवाली के मानपुर गांव की है। बताया जा रहा है एक पिता ने ही अपने बेटे और बहू को धारदार हथियार से उनकी हत्या कर मौत के घाट उतार दिया है। सबके बाद से आस पड़ोस के रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब तक इस घटना को अंजाम देने की क्या वजह रही है ये सामने नहीं आया है। हालांकि हैरान कर देने वाली ये खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने खुद ही अपने बेटे और बहू को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया और घटना के बाद से पिता देशराज फरार बताया जा रहा है। घटना नरैनी कोतवाली के मानपुर गांव की है। चौकी इंचार्ज कहाँ है? बुला दो चौकी इंचार्ज। और अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां पर आबकारी विभाग ने चलाया विशेष प्रवर्तन अभियान। डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश पर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। 44 लीटर कच्ची शराब और 1.5 क्विंटल लहन बरामद हुआ है। 3 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 44 लीटर कच्ची शराब और 1.5 क्विंटल लहन बरामद हुआ है और 3 आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। तो 3 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। श्रावस्ती से खबर है, आबकारी विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया है। तो आबकारी विभाग की ओर से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश पर ही ये अभियान चलाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 44 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश पर यह अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। श्रावस्ती से खबर, आबकारी विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया है। तो श्रावस्ती से खबर आपको हम बता रहे हैं, डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश पर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। तो डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश पर अभियान चलाए जाने की बात, तो 3 आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर आबकारी विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया है। तो आबकारी विभाग की ओर से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश पर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। 44 लीटर कच्ची शराब और 1.5 क्विंटल लहन बरामद किया गया है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की बात श्रावस्ती से खबर है और आबकारी विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया है। तो 44 लीटर कच्ची शराब और 1.5 क्विंटल लहन बरामद किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश पर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त यह अहम खबर 44 लीटर कच्ची शराब और 1.5 क्विंटल लहन की बात सामने आई। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और केपी सिंह हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। केपी, यहाँ पर बताया जा रहा है लहन नष्ट भी कर दिया गया है और कई क्विंटल लहन बरामद हुआ था। फिलहाल पुलिस यहाँ पर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए श्रावस्ती में लगातार आबकारी विभाग अभियान चला रहा है और बीते काफी समय से चला रहा है। कृतिका शर्मा जो है कि डीएम उनके निर्देशन में लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत ये जो है ये कार्रवाई की गई है और देवला क्षेत्र के जो है पचदेवरा गांव में ये जो छापेमारी की गई है और छापेमारी के तहत जो है 44 किलो जो है लहन शराब और 1.5 क्विंटल लहन को बरामद किया गया। इसमें एक महिला के साथ साथ 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया।
बिल्कुल, क्या लगता है इस तरीके के एक्शंस अगर लगातार पुलिस की ओर से लिए जाएंगे तो ऐसे मामलों पर आगे आने वाले वक्त में कमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, आबकारी विभाग देखिए लगातार इस बात को लेकर के सख्त और लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लगातार आबकारी विभाग रोजाना चाहे सुबह हो, शाम हो या रात में हो, लगातार छापेमारी ऐसे स्थानों पर कर रहा है जहाँ पर के उनको सूचना मिलती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया आपका केपी, अधिक जानकारी के लिए। तो 44 लीटर कच्ची शराब और 1.5 क्विंटल लहन बरामद होने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको बता दें और 3 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। तो मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो 3 आरोपियों पर बताया जा रहा है मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और लालगंज थाना के सुभनपार गांव की घटना है, जहां पर सोमवार को एक कलयुगी शिक्षक बेटे ने कुदाल से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी है। तो वहीं दूसरी घटना सदर कोतवाली के परासी गांव की है, जहां पर बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने पहुंची मां और भाभी पर भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया और मौके से फरार हो गया। सदर कोतवाली के परासी गांव के रहने वाले 70 वर्षीय गौरी शंकर चौधरी को उनके ही बेटे विजय प्रकाश चौधरी ने प्रॉपर्टी के विवाद में पहले जमकर पीटा, फिर पेट में चाकू घोंपकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अपनी मां और भाभी पर भी चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। एसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मृतक गौरी शंकर ने कुछ दिन पहले दो बिस्वा जमीन 15 लाख में बेची थी और अभियुक्त विजय उस वक्त से ही हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो पूरा धन अपने छोटे बेटे सत्य प्रकाश को देना चाहते थे। उसी बात को लेकर विवाद हुआ था और बड़े बेटे विजय ने अपने पिता गौरी शंकर को चाकू मारकर हत्या कर दी। आप इनके बेटे हैं? एक मिनट। नहीं, वो बोला है मेरे कॉल के से बात करो। हाँ, दादा कही ठीक है, मतलब लिखा बनाई बात के तुम हम दे देते इसका। उसके बाद भी मतलब ऐसा कांड कर दिया। जिससे उसने मारा है भाई ने चक्कू लेकर। क्या पुलिस को तहरीर वगैरह आपने दिया? हाँ, दे दी। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी नहीं, भाग गया। भाग गया है। और आपके भाभी को भी मारा है? नहीं, भाभी यहाँ पर है नहीं, आज 6 महीने 7 महीने से है नहीं, नैहरे रहती है हमेशा। ये जो हैं उधर थी वो कौन थी? औरत है। अच्छा, वो आपकी औरत हैं। पटक पटक मारे ना, चक्कू से। किस बात को लेके विवाद हुआ था? कुछ ना बोल रही है भैया। क्यों ऐसे उग्र हो गए वो? हम बैठे लाली से मार के। उनका मानसिक संतुलन ठीक था? अभी गिरफ्तार हुए कि नहीं? तहरीर वगैरह दिया? भाग गए? किसको किसको मारे हैं? हमने मारी ना। ठीक है। हमारे ससुर छड़ावत रहे, इन्हें गटाई दबा दे, मारी के चक्कू ले जीभ मारी के। सास का हमने मारी ना। हम परासी जो थाना कोतवाली का गांव है, इसमें एक हत्या हुई है जिसमें गौरी शंकर चौधरी नामक व्यक्ति मृत हुई है। सभी लोगों ने मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सीओ इंस्पेक्टर साहब सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो प्रथम तथ्य ये सामने आया कि मृतक गौरी शंकर ने 2 बिस्वा ज़मीन कुछ दिन पहले लगभग 15 लाख रुपए में बेची थी और बड़ा पुत्र उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो संपूर्ण धन अपने छोटे पुत्र सत्यप्रकाश को देना चाहते थे। इसी को लेकर के दोनों भाइयों में और उनके पिता के बीच विवाद चल रहा था।
आज इस बात को लेकर पुनः विवाद हुआ और उनके बड़े लड़के विजय प्रकाश ने चाकू से प्रहार करके अपने पिता की हत्या कर दी। प्रॉपर्टी के विवाद में अपने पिता को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा है और पिता की हत्या करने की बात सामने आई है। रिश्तों का यहां पर कत्ल हुआ। जिले में 2 दिन के अंदर 2 कत्ल से हड़कंप मच गया है। बेटे ने अपने पिता का बेरहमी से कत्ल किया है और यह आम खबर आपको हम बता दें। प्रॉपर्टी के विवाद में पिता को चाकुओं से गोदने की बात सामने आई है। और शैलेंद्र कुमार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है जहां एक प्रॉपर्टी के विवाद में बेटे ने अपने ही पिता को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया है। शैलेंद्र, पूरा मामला सामने आया और लगातार जिले में 2 हत्याएं हुई हैं, हड़कंप मचा हुआ है। जी, आपको बता दें कि बस्ती जिले में लगातार घटनाएं हो रही हैं। जैसे ये लग रहा है कि यहाँ पे पुलिस का खौफ ही बदमाशों से एकदम उठ गया है और लगातार वारदात पे वारदात होते जा रहे हैं। अभी कल ही एक मामला आया था जहां प्रॉपर्टी को लेके बेटे ने अपने बाप को कुदाल से काट के और हत्या कर दी थी। उसी दौरान कल अभी बीती रात में एक मामला आया जिसमें बेटे ने पैसे के लिए विवाद को लेके पुनः अपने पिता की हत्या कर दी और उसमें बीच बचाव करने जब उनकी बड़ी भाभी और माँ बीच बचाव करने पहुंची तो उनको भी चाकू से घायल कर दिया। जी बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, जिस तरीके से रिश्तों की हत्या हुई है, यहाँ पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये मामले सामने आए हैं, जहाँ जैसा कि आपने भी बताया कि एक बेटे ने प्रॉपर्टी के विवाद में अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में क्या उस लड़के के परिजनों ने कुछ कहा है? क्या दोनों के बीच पहले भी विवाद रहता था या अचानक ही मामला इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी? उसकी माँ के द्वारा ये बताया गया था कि कुछ विवाद जो है वो प्रॉपर्टी को लेके होता रहता था, लेकिन ये विवाद इतने हद तक बढ़ जाएगा ये पूरे परिवार को नहीं जानकारी था। ये अचानक कुछ जमीनें इनके पिताजी द्वारा आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो हटाया गया था और परिवार में एक मध्यस्थता करते हुए ये दोनों परिवार अलग रहते थे। दोनों बेटे, बड़े छोटे बेटे अलग रहते थे। उसी को बंटवारे को लेके अचानक विवाद हो गया जिसमें बगल में रखी हुई छुरी उठा के वो अपने पिता पे लगातार वार करता रहा और जब उसमें माँ और भाभी बचाव में आई तो उनको भी घायल किया और जो है उसकी खबर जो है पुलिस को जब दी गई तो शेष कार्रवाई पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें जहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला, जहां प्रॉपर्टी के लिए एक बेटे ने अपने पिता का बड़ी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर कत्ल कर दिया, अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और प्रॉपर्टी के विवाद में ये मामला हुआ था। आपको बता दें कि एक बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए अपने पिता को चाकुओं से गोदकर मार डाला। जब बीच बचाव करने के लिए उसकी भाभी और उसकी माँ बीच में आई तो उसने उन्हें भी घायल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लाइव न्यूज में फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। लखनऊ से खबर, 1.07 करोड़ रुपए के सोने के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। सोना अंडरगारमेंट्स में छुपा कर ले जा रहे थे। शारजाह से आए थे युवकों ने 1.731 किलोग्राम सोना छुपाया। दोनों ने अंडरवेयर में छुपा रखा था सोना। इंडिगो की फ्लाइट 6E1424 से आए थे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे थे दोनों।
1.07 करोड़ का सोना चुराकर आए थे। आपको बता दें कि अंडरवेयर में सोना छुपा कर आए थे। शारजाह से आए युवकों ने करीब 1 किलो 731 ग्राम सोना चुराया। दोनों ने अंडरवेयर में छुपा रखा था सोना। एयरपोर्ट पर छुपा रखा था सोना। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? कस्टम को बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम को एक बार बहुत बड़ी सफलता मिली है। लगभग 1 किलो 731 ग्राम का जो सोना है जो तस्करी करके लखनऊ लाया जा रहा था शारजाह से, 2 युवकों के द्वारा उन दोनों युवकों को पकड़ लिया गया है और सोने को कस्टम ने बरामद कर लिया है। फिलहाल जो सोने की कीमत बताई जा रही है वो 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है कि जो तस्करी करके लखनऊ लाया गया था। नया तरीके लोग अपनाते हैं, सोने की तस्करी करते हैं, तमाम तरीके से सोने को लखनऊ लेकर पहुंचते हैं। कस्टम की जो निगाहें हैं उन पर बढ़ी रहती है और कस्टम की तकरीबता से एक्टिव थे कस्टम जो है, जिसके कारण ये सोने के तस्कर है उनको पकड़ लिया गया। फिलहाल ये अंडरगारमेंट्स के अंदर सोने को छुपा कर लाए थे। बिस्कुट्स थे सोने के छोटे छोटे और पेस्ट के गोलाकार पेस्ट के आकार में सोने का छुपाने के लोग तस्कर है शारजाह से लखनऊ पहुंचे थे। इंडिगो की फ्लाइट थी। जब चेकिंग हुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जितने भी यात्री बाहर निकलते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से जो आते हैं उनकी कस्टम प्रॉपर चेकिंग करता है। जब चेकिंग में कस्टम को शक हुआ तो इन लोग से जब पूछताछ की तो उन्होंने कबूला की लोग सोना लेके लखनऊ आए हैं। फिलहाल किसको सोना देना था, किसके लिए काम करते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कस्टम विभाग कार्रवाई तमाम कर रहे हैं। और दोनों जो युवक हैं जो इंडिगो फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस भी तमाम एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये लोग पहले भी सोने की तस्करी कर चुके हैं या इन लोगों का फर्स्ट टाइम था। आखिर सोना इसको किसने दिया, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना ये बताया जा रहा है और 1 किलो 731 ग्राम है। तमाम एंगलों से अगर बात की जाए तो कस्टम के अधिकारी पूछताछ भी दोनों ऊपर से कर रहे हैं। जी बिल्कुल भारत, अगर हम बात करें युवकों से पूछताछ की जा रही है, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है अभी तक? देखिए, ये कस्टम्स है और जो पुलिस है दोनों की टीम्स है वो इनसे पूछताछ कर रही है। नाम कई उजागर हो सकते हैं लेकिन मीडिया के समक्ष अभी नाम तो रखा नहीं गया। लेकिन पूछताछ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी टीम्स होती है, इसके तमाम तरीकों से ये लोग सोने की तस्करी करते हैं। क्या इनके जो सर्किल के साथ जुड़े हुए लोग हैं क्या पहले भी लखनऊ में सोने की तस्करी कर चुके हैं, हर एक पॉइंट से कस्टम जो है जानकारी प्राप्त कर रहा है। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया है ये अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, ये बड़े स्तर पर सोने की तस्करी थी जिससे सोने को जो कस्टम ने बरामद किया लगभग 1 करोड़ से ऊपर की सोने की कीमत है वो बताई जा रही है। जानकारी देने के लिए और बता दें कि लखनऊ में एयरपोर्ट कस्टम को मिली है बड़ी सफलता। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर 1 किलो से ज्यादा सोना अंडरवेयर में छुपाकर ला रहे थे 2 युवक, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही। शारजाह से आ रहे थे युवक जिनके पास से 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ से ज्यादा का यह सोना बताया जा रहा है। सोने के बिस्किट आपको बता दें कि मिले हैं, बरामद किए हैं। कस्टम को ये बड़ी सफलता हासिल हुई।
और इसी बीच आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, चकेरी पुलिस के सर पर तांडव कर रहे बदमाश। बदमाशों के मन से निकल चुका है पुलिस का डर। सीसीटीवी कैमरे के सामने ही उठा ले गए फॉर्च्यूनर कार। कार का शीशा तोड़कर कार लेकर फरार हुए चोर। बदमाशों को पकड़ने में नाकाम पुलिस। चौकी की पुलिस हवा में तीर चलाने में जुटी। कानपुर से खबर, चौकेरी पुलिस के सर पर तांडव कर रहे चोर। बदमाशों के मन से निकल चुका है पुलिस का खौफ। बदमाशों को पकड़ने में नाकाम श्यामनगर पुलिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दें, चकेरी थाना क्षेत्र में लुटेरे और बदमाशों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस जो है पूरी तरह से फेल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरा के नीचे से जो है बदमाशों ने एक फॉर्च्यूनर कार को बड़ी टेक्नोलॉजी से जो है फिल्मी स्टाइल में पार कर दिया। इसके बाद आपको बता दें, जो पीड़ित परिवार है उन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अमन, इस पर पुलिस की क्या रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी के सामने ही फॉर्च्यूनर कार गायब हो रही है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि हौसले कितने बुलंद हैं और प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं बदमाशों के अंदर। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। आला अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि चकेरी पुलिस की जो कार्यशैली है वो पूरी तरह से नाकाम है। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से चोर कार को चोरी कर रहे हैं, वो उससे साफ तौर पे लगता है कि जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। पुलिस का जो डर है वो पूरी तरह से बदमाशों के दिलों से निकल चुका है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इतनी बड़ी घटना है, फॉर्च्यूनर कार को जो है सीसीटीवी कैमरे की नजर के सामने से चोरी करके ले गए हैं। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और आसपास के जो टोल प्लाजा है वहां पर भी जो है जांच की जा रही है। वहां के भी सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। घर से भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो कलेक्ट किए हैं। राज्य की टीमों को लगाया गया है और जो आला अधिकारी है वो साफ तौर पर यही बोल रहे हैं कि जल्द ही जो है कार बरामद की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि सीसीटीवी कैमरे के सामने ही उठा ले गए फॉर्च्यूनर कार। बदमाशों के हौसले बुलंद। फिलहाल चौकी की पुलिस हवा में तीर चलाने में जुटी हुई है। कार का शीशा तोड़कर फॉर्च्यूनर कार लेकर फरार हो गए चोर। कानपुर में चकेरी पुलिस के सर पर तांडव कर रहे बदमाश और पुलिस के हाथ अभी भी खाली। बदमाशों के मन से निकल चुका है पुलिस का खौफ। और सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले 1745 मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक उत्तर प्रदेश के बेसिक एवं मेधावी छात्रों के
सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा बेसिक एवं वित्त विभाग श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा बेसिक एवं वित्त विभाग श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्रदेश से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विभिन्न बोर्डों के, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के जो भी मेधावी छात्र हैं, प्रदेश स्तर के, प्रदेश की मेरिट सूची में जिन्होंने स्थान बनाया है, उन्हें आज यहां प्रदेश में और जनपद स्तर के मेरिट से जुड़े हुए सभी मेधावी छात्रों को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल में भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपने भी यहां पर देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ नए विद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। जो पहले से बने हुए विद्यालय हैं, उनमें कुछ लैब्स बनी हैं, उनका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है और अन्य अनेक कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को इन सभी रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसी भी राज्य के बोर्ड से सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और लगभग 56 लाख छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में यहां भाग लेती है। मुझे याद है आज से लगभग 6 वर्ष पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो नकल के कारण एक तो यूपी बोर्ड बदनाम था, दूसरा एक लंबा समय परीक्षाओं में व्यतीत होता था। मैं अक्सर देखता था हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या उच्च शिक्षा में भी 3-3 महीने तक परीक्षाएं होती थी। 3 महीने परीक्षा, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे
और 3 महीने फिर प्रवेश में लगते थे, तो 9 महीने तो 12 महीने में से 9 महीने तो इसी में व्यतीत हो जाते थे। तो शेष 3 महीने वे पर्व और त्योहारों में व्यतीत होते थे। तो पठन पाठन कब होता था ये देखने को बहुत कम मिल पाता था। मैंने उस समय विभाग को एक लक्ष्य दिया था कि क्या हम इन परीक्षाओं के कार्यक्रम को और सीमित कर पाएंगे। ये 3 महीने तक चलने वाली परीक्षाएं और 3 महीने तक आने वाले परिणाम को क्या 1 महीने तक हम सीमित कर सकते हैं। परीक्षा का मतलब छात्र छात्रा को परेशान करना नहीं होना चाहिए। उनके मूल्यांकन का एक सामान्य मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। और मूल्यांकन का आधार प्रताड़ना से नहीं, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को एक सामान्य परिस्थिति में हम तोल करके देख सकते हैं और परिणाम हमारे सामने आएगा। लेकिन सबसे पहली शर्त नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, उसमें शुचिता भी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न पत्र एक सामान्य प्रकृति का होना चाहिए जो उसका मूल्यांकन कर सके। इतना कठिन न हो कि जो परीक्षक है उसको स्वयं उसका उत्तर न आता हो। अक्सर यही होता है, जो प्रश्न बनाता है वो इतना प्रश्न पत्र इतना कठिन बनाता है, बहुत बार उन परीक्षकों से स्वयं पूछा जाए भाई आप स्वयं ही उत्तर दो इसका क्या है, वो स्वयं उनको पसीने छूटने लगते हैं। तो हमने कहा फिर छात्रों के लिए इतना कठिन प्रश्न क्यों बना देते हो। एक सामान्य प्रकृति के प्रश्न होने चाहिए और उसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम रहा धीरे धीरे करके सुधार होता गया, नकल बंद होती गई। और मैंने पहले दिन इस बात को कहा था, अगर नकल कहीं सामूहिक रूप से हो रही है केंद्र दीवार होगा, लेकिन छात्र के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। विद्यालय के प्रबंधक या विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हमें करनी पड़ी थी। विगत वर्ष भी हमें एक जिला विद्यालय निरीक्षक को जो जेल डालना पड़ा था, क्योंकि नकल या तो एक बात इस बात का द्योतक होता है कि हमने समय पे ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है। दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है। अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए नकल विहीन परीक्षा ये बाबा लाइव है, साफ सुथरे माहौल में हो, बाधा में डबल मटर से एक उन्मुक्त और भयमुक्त वातावरण में हो, लेकिन समय से हो। और मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद बाधा में हुआ डबल मटर धन्यवाद दूंगा पर बेटे बहू की हत्या करने जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। 15 दिन के अंदर परीक्षा, 14 दिन के अंदर परिणाम। देश के अंदर पहली बार किसी एक बोर्ड के माध्यम से हुआ है, वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। मात्र के अंदर परीक्षा हुई है और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया और परिणाम हम सबके सामने है। और वह परिणाम है कि इन 1 महीने के अंदर के परिणाम को 56 लाख विद्यार्थी जिसमें भागीदार बने हों, उस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और यूपी बोर्ड का जब परिणाम आ गया उसके बाद विभिन्न राज्यों के बोर्ड के, एसएससी बोर्ड के परिणाम उसके काफी बाद में आए। इसलिए कार्यक्रम को इतनी देर में हम लोग करने के लिए इतना देर में करना पड़ा। लेकिन एक ये सुधार, यही रिफॉर्म है। अब हमने समय पे परिणाम दे दिया, अब सत्र भी समय पे आगे बढ़ पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 365 दिन के कार्यक्रम का शैक्षिक कैलेंडर तैयार करके हम अधिक से अधिक समय छात्रों को दें। उनके लिए स्कूल कैंपस में हो या अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में उनके विजिट हो, वे जाके देखें। क्योंकि
थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी तो इसी दौरान उनके होने, और प्रैक्टिकल केवल वही नहीं जो लैब में हो रहा है, बल्कि वह व्यवहारिक रूप से अन्य संस्थानों में जाकर के भी देखें क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ना है। ये शिक्षा केवल डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का भी एक माध्यम बनना चाहिए। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक प्रयास जिस रूप में आगे बढ़ा है, ये बहुत अच्छा प्रयास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। 1 महीने तक नहीं तो पता लगा साल भर परीक्षा ही परीक्षा चल रही है, यानी 3 महीने परीक्षा होती थी, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, फिर 2 महीने प्रवेश लेने में लगते थे, 8-9 महीने इसी में व्यतीत हो जाते थे, फिर पर्व और त्योहार आ गए, उसके बाद फिर परीक्षा शुरू हो जाती थी। ये उस छात्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश का भविष्य है, जो देश की आधारशिला रखने वाला है। उसके साथ जब खिलवाड़ करेंगे, इसका मतलब आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रगति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो भी नकल के माफिया हैं, समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं। वे देश के सही मायने में दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हों, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह हम सबको पहले से तय करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार उस मानक को तय करने का प्रयास किया। उसमें और भी अच्छे रिफॉर्म होंगे भी, लेकिन एक अच्छी दिशा में प्रयास। और ये तब जब हम लोग कोरोना कालखंड से उभरे हैं, यानी जैसे परीक्षाएं शुरू। और बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को यहाँ पर सम्मान और टैबलेट वितरित किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद जनसभा को संबोधित भी किया। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।